एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो यूजीसी नेट का जो 15 जून को पेपर हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आज हम देखेंगे। 50 नंबर तक क्वेश्चन मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में डाल दिए थे। टेक्निकल एरर की वजह से मैं आगे के क्वेश्चन नहीं डाल पाया था, तो आगे के क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 51वें नंबर क्वेश्चन से। तो 51वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसको मैच करना था। आइए इसको देख लेते हैं। तो पॉलिटिक्स एंड एथनिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है राजीव भारद्वाज ने लिखी है। ये पॉलिटिक्स एंड एथनिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया द इंडियन पार्लियामेंट, ये लिखी है बी एल शंकर जी ने। तो इसका फर्स्ट था। फेडरल गवर्नमेंट जो पुस्तक लिखी है के सी वियर जी ने लिखी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, ये गार्विन ऑस्टिन जी ने लिखी है। तो इस प्रकार से इसका मेल था। तो जो इसका सही आंसर था वो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर था। 52वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का प्रयोग लोगों की अभिवृत्ति, यानी जो लोगों का एटीट्यूड होता है, अर्थात तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन के लिए किया गया? तो जो लोगों की अभिवृत्ति जानने का प्रयास तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक जो पॉलिटिकल कल्चर थ्योरिस्ट होते हैं वो किस माध्यम से करते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा था। तो जो इसका सही आंसर था, जो एंटी ने बताया है, इसका सही आंसर रॉबिन्स का सिद्धांत और रे का गुटबंदीकरण। तो इस सिद्धांत के कारण से हम जानते हैं। तो जिसका सही आंसर था रॉबिन्स प्रिंसिपल एंड रेस फैक्शनलाइजेशन इंडेक्स। तो सी और ई इसका सही आंसर था। 53वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, रीमैपिंग इंडिया न्यू स्टेट एंड देयर पॉलिटिक्स ओरिजिन नामक पुस्तक किसकी कृति है? तो ये जो कृति है ये लुइस टिलिन ने लिखी है। सेकंड ऑप्शन इसका सही था। लुइस टिलिन इसके साथ जुड़े हुए हैं। रीमेपिंग इंडिया न्यू स्टेट एंड देयर पॉलिटिकल ओरिजिन्स, तो इसका सेकंड आंसर सही था। 54वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्य सूचना आयोग, माफ कीजिएगा, मुख्य सूचना आयोग सीआईसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं भारत के, उसके बारे में कौन सा सही है? तो सीआईसी का गठन सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत शासकीय गजट अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। तो ये बात सही है। सीआईसी का जब गठन हुआ था तब से इसमें मुख्य सूचना आयोग सहित 5 आयुक्त होते हैं। तो ये बात भी सही है। मुख्य सूचना आयुक्त के अपने पद ग्रहण की तिथि तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। तो ये बात भी सही है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। ए बी सी तीनों इसके सही थे। 55वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन के अधिकार में शामिल नहीं है? तो जीवन के अधिकार के जो आर्टिकल 21 है, इसको आप अच्छी तरीके से देख के जाएं अगर आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है। इसके अंदर कई चीज़ें जोड़ती जा रही है और कई चीज़ें कई बार इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछते हैं। तो जीवन के अधिकार इसमें शामिल नहीं है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आत्महत्या का अधिकार तो हो ही नहीं सकता इसके अंदर, जीवन के अधिकार के अंदर। तो जिसका सही आंसर था आत्महत्या का अधिकार जीवन के अधिकार के संबंध में सम्मिलित नहीं है। बाकी निजता का अधिकार हो गया, राइट टू प्राइवेसी हो गया, फांसी दिए जाने के विरुद्ध अधिकार हो गया, उत्तम स्वास्थ्य का अधिकार हो गया। तो ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। 56वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, भारतीय राज्य व्यवस्था के पुनर्गठन में जेपी नारायण योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जेपी नारायण योजना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये बताना था हमें। तो उन्होंने निचले स्तर पर स्वराज को पुनर्जीवित करने की अपेक्षा की। तो ये बात सही है। राजनीतिक संगठन की मूलभूत इकाई ग्राम पंचायत होगी। तो ये बात उन्होंने नहीं करी थी। बाकी ग्राम पंचायत जमीनी स्तर के लोकतंत्र के आधार के रूप में कार्य करेगी, ये बात कही थी उन्होंने। यह पंचायती राज की विभिन्न इकाइयों के बीच संगठनात्मक संबंध स्थापित करने में भी संलग्न होंगी। तो ये बात भी कही थी उन्होंने। ACD इसका सही ऑप्शन था। और मैं आपके लिए होमवर्क दे के जा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इनकी जो प्रमुख पुस्तकें थी वो कौन सी थी, इनका जो आंदोलन था वो किससे था, और इनसे रिलेटेड जो प्रमुख नेता हमारे राजनीति के अंदर उभरे वो भी आप जरूर बताएं। संपूर्ण क्रांति का इनका नारा था, ये आप याद रखें। और इनकी पुस्तक का क्या नाम था ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विल किमलिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सामूहिक अधिकार नहीं है? तो जो सामूहिक अधिकार नहीं है, राइट टू स्पीडी ट्रायल यानी त्वरित विचरण का अधिकार नहीं है। बाकी जो सेल्फ गवर्नमेंट राइट, पॉली एथनिक राइट, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट, तो ये सारे अधिकार हैं। बाकी जो ये त्वरित अधिकार है ये नहीं है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था।
निम्नलिखित में से किस विचारक का यह मत है? ये कोटेशन आप देख के जाएं, बहुत एग्जाम में मैंने देखा है इस कोटेशन को पूछते हुए, और ये कोटेशन बहुत रिपीटेड है। कोई भी नागरिक इतना अधिक धनी नहीं होना चाहिए कि वह किसी दूसरे को खरीदने में सक्षम हो जाए, और कोई इतना निर्धन भी नहीं हो कि उसे स्वयं को बेचने हेतु विवश होना पड़े। तो ये बहुत फेमस कोटेशन है रूसो की। तो ये कई एग्जाम में पूछी गई है, रिपीटेड कोटेशन है, इसको आप याद करके रखें, बहुत एग्जाम में देखा है, इसको पूछा गया है। तो 59वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अमर्त्य सेन द्वारा वर्णित समानता के दृष्टिकोण से संबंधित है? तो जो इन्होंने बात करी थी, तो इन्होंने नैतिकता का संबंध केवल एकता से नहीं है, ये बात करी। इसका फर्स्ट जो है वो सम्मिलित इससे संबंधित नहीं है, बाकी सारे इससे संबंधित। तो इसका BCD सही ऑप्शन है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मैचिंग करना था, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो एच जे जो होस्टी, इन्होंने नेशनल रोल ऑफ कंसेप्शन की बात करी है, तो राष्ट्रीय भूमिका अवधारणा की बात करी है। जॉनथन मार्कर ने जो बात करी है, इमोशन एंड कॉग्निशन को प्रोड्यूस इमोशन की बात करी है, सेकंड इसका सही है। इसका सामने था तीनों चारों का, तो इस प्रकार से इसका मेल था, आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 61वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, कल्याणकारी राज्य निम्नलिखित में से कौन सा शासन रिचर्ड टिटमस के कल्याणकारी राज्य के वर्गीकरण के संस्थानिक पुनर्वितरण के अनुरूप है? तो मैंने पहली बार ही क्वेश्चन देखा, पहली बार नाम भी सुना इनका। तो जो इसका सही आंसर था, स्कैंडिनेवियाई सामाजिक लोकतांत्रिक शासन, इसके ऊपर इन्होंने कल्याणकारी राज्य की बात करी है। रिचर्ड टिटमस ने कल्याणकारी राज्य के जो इन्होंने वर्गीकरण किया है, तो स्कैंडिनेवियाई सामाजिक लोकतांत्रिक शासन के संदर्भ में इन्होंने ये बात करी है। 62वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नांकित में से कौन से कथन आतंकवाद पर वैश्वीकरण के प्रभाव के रूप में निरूपित करता है? तो जो आतंकवाद के रूप में जो प्रभावित करता है, वो इन्होंने इसको जो एंटी ने जो सही माना है इसका आंसर, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका सही है। जो इसको निरूपित नहीं करता, ये इराक में इन्होंने जो विद्रोही संगठन माना था, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन था, जिसका थर्ड ऑप्शन था, माफ कीजिएगा, ABC, ये सही था। बाकी जो D है इसको नहीं माना उन्होंने, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। इसको आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 63 है, तो इसको देख लेते हैं। किसने कहा था कि उग्रवादी ना तो राष्ट्र ना ही वर्ग के संबंध में चिंतन करता है, इसकी चिंता मानव है, इसकी चिंता व्यक्तिगत है, स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्रता है? तो ये बात किसने करी है? तो ये बात करी थी एमएन रॉय जी ने ये बात करी है कि उग्रवादी ना तो राष्ट्र ना ही वर्ग के संबंध में चिंतन करता है, इसकी चिंता मानव है, इसकी चिंता व्यक्तिगत है, स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्रता है। तो ये बात करी है एमएन रॉय जी ने। 64वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, यूएस के संवैधानिक विकास की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में सजाइए या व्यवस्थित कीजिए। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था, यूएस में क्या आया है, कैसे आया, तो इसको हम डिफिकल्ट टाइप में ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आप हंस के आगे बढ़ें और कुछ नहीं। तो इसका जो आंसर सही था, मैं आपको बताता हूँ, इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। 65वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हैरल्ड जे लास्की से संबंधित है? तो हैरल्ड जे लास्की से जो संबंधित है, उन्होंने बात करी थी प्रत्येक राज्य स्वयं को अनुरक्षित अधिकारों से जाना जाता है, जो अधिकार जो राज्य देता है उसे जाना जाता है, ये बात उन्होंने कही थी। अधिकार से तात्पर्य उन कतिपय ऐतिहासिक दशाओं से नहीं है जो बाल्यावस्था में पर्याप्त था, किंतु पराक्रम में हम उनसे वंचित हो गए, तो ये बात भी उन्होंने कही थी। और वस्तुतः अधिकार सामाजिक जीवन की वह दशाएं हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य समानता सर्वोत्तम जीवन निर्वाह नहीं कर सकता, तो ये बात कही थी। लेकिन उन्होंने D है, अधिकार सफल जीवन निर्वाह के लिए विधिक अवसर है, तो ये बात उन्होंने नहीं कही है, बाकी सारी बात कही थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था, ABC। 66वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार था, तो संविधान के किस अधिनियम द्वारा सीमित मताधिकार की शुरुआत की गई? तो संविधान के किस अधिनियम द्वारा सीमित मताधिकार की शुरुआत की गई थी? ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत, इसके तहत ही जो वोटिंग के सिस्टम था, सीमित मताधिकार का प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली का, इसकी शुरुआत की गई थी। ये शुरुआत में राजाओं महाराजाओं के प्रतिनिधि द्वारा की जाती थी, तो इसकी शुरुआत इस माध्यम से 1892 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, 1 मिनट। भारतीय विदेश नीति पर वैकल्पिक दृष्टिकोण के उदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो भारतीय जो विदेश नीति के जो हमारा जो विदेश नीति बनी है, उसके संदर्भ में कौन सी
दृष्टिकोण सही है, तो जो यूजीसी नेट ने इसका आंसर बताया है, इसका सेकंड ऑप्शन सही माना है यूजीसी नेट ने। तो ACDE। तो सबसे पहले ये आया है 1960 के दशक में मध्य में स्वतंत्र पार्टी ने विदेश नीति पर क्लासिकल रूढ़िगत दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद इसके समर्थक पूर्व नौकरशाही व्यापार समुदाय और सियासी परिवारों के सदस्य से आए थे। और फिर उसके बाद इसमें बी को शामिल नहीं किया। बाकी जो भारतीय विदेश नीति के वैकल्पिक दृष्टिकोण के उद्देश्य के बारे में लिखने कौन सही है, तो इसके अंदर बी को शामिल नहीं किया, बाकी ACDE इनको शामिल किया गया। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। तो 67वां क्वेश्चन था। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि सत्याग्रह के गांधीवादी विचार को एक संवाद के रूप में माना जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताना था। तो जो इसमें सही नहीं है, गांधी सत्य का स्वरूप संवाद को सुसाध्य बनाता था, तो ये बात सही है। और गांधी सत्य की खोज एक साधा प्रयोग है, तो ये बात भी सही है। लेकिन जो इसमें सही नहीं बताना था, तो इसमें बी और सी सही नहीं है। गांधी सत्य का स्वरूप समानता का विरोधी है, तो विरोधी बात इन्होंने कही नहीं थी। ऐसे संवाद में दल विरोधी रूप में निर्मित किए जाते हैं, तो ऐसी बात उन्होंने कही नहीं। अगर आप कहीं पर भी ऐसी चीज़ नेगेटिव देखते हैं, तो आप समझ जाएं कि ये कहीं ना कहीं उल्टा है, तो ये इसमें नहीं था। बाकी इसमें पूछा गया था कौन सा कथन नहीं है, तो बी और सी नहीं था, तो इसका थर्ड ऑप्शन नहीं सही था इसका। 69 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक सार्वभौम लोकतंत्र के पक्षधर हैं? तो सार्वभौम लोकतंत्र के जो पक्षधर हैं वो कांट है। कांट ने बात करी है कंपोजिशन डेमोक्रेसी की बात करी है कांट ने। 70वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय जाति आधारित राजनीति के बारे में M श्रीनिवास का कथन नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन को आप याद रखें, इनमें पूछा गया क्या नहीं है, तो इसमें से हम बताना था कि कौन सा कथन उन्होंने नहीं किया है। तो MN रॉय जी का आप याद रखें, आइडियोनस संस्कृताइजेशन की अवधारणा दी है, यानी कि कैसे नीचे जात के तबके होते हैं वो कैसे मोबिलाइजेशन करते हैं ऊपर की तरफ, और वो ऊपर की कास्ट की तरफ मोबिलाइजेशन करना चाहते हैं, इसकी अवधारणा उन्होंने दी है। तो इसमें से बताना था कि भारत में जाति आधारित राजनीति का MN रॉय का कथन नहीं है। तो जो इनका कथन नहीं था वो था विभिन्न जातियों के मध्य ऊर्ध्वाकार एकात्मकता भी थी, तो ये बात उन्होंने नहीं करी है। और आधुनिक प्रौद्योगिकी, तो इसमें जो सही आंसर था वो फर्स्ट था, इन्होंने ये बात नहीं की है। भारत में जाति के आधार पर क्षैतिज एकजुटता, यानी ये नहीं है। बाकी जो सारे हैं ये सभी इन्होंने बात करी है, तो इसका जो सही आंसर था इसका ए ऑप्शन सही था। 71वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है। 71वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष पंचायती राज के उपबंध का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र तक किया गया? तो पंचायत राज रेवोल्यूशन शेड्यूल एरिया, तो ये 1996 में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें इसको। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार मैंने देखा है इसको एग्जाम में पूछते हुए। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया इसका पूरा था, तो ये 1996 में किया गया है। 72वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है। फ्रांस फैनन की पुस्तक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क में निम्नलिखित अध्याय शामिल है? तो ये भी बहुत डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, आगे हंस के भर सकते हैं, क्योंकि उनकी अगर किसी ने किताब पढ़ी है वही इसको आंसर अच्छी तरीके से दे सकता है। तो जो इसका सही आंसर था ACD, तो द निर्गो एंड लैंग्वेज, ये बात करी थी उन्होंने। निर्गो एंड साइकोपैथोलॉजी की बात करी है, निर्गो एंड रिकग्निशन की बात करी है, निर्गो एंड कल्चर ये इन्होंने बात नहीं करी है। बाकी ये तीनों की बात इन्होंने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने नारीवादी दृष्टिकोण से हैंस जे मार्कहेंसन द्वारा प्रस्तुत यथार्थवाद के सिद्धांत को पुनः सूत्रबद्ध किया? तो ये H.J. टिकनर थी, उन्होंने सबसे इसको पुनः अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किया था, तो इसका सी ऑप्शन सही था। 74वां क्वेश्चन था कि एवेन्यू टू नेहरू नामक आलोचनात्मक विद्वतापूर्ण इतिवृत्त के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक थे स्कॉट रीड। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम सिर्फ याद ही कर सकते हैं। इनव्यू टू नेहरू तो इनकी पुस्तक थी स्कॉट रीड की। 75वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है। स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को आयोग को कालानुक्रम ढंग से सजाना था, तो इसको सजाना था। तो इसका जो सही कालानुक्रम था वो सेकंड ऑप्शन सही था, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले अशोक मेहता कमेटी आई थी, फिर GV के राव आई थी, फिर उसके बाद LNB सिंह भी आई थी, लास्ट में थुंगन कमेटी आई थी, तो इसका बी ऑप्शन सही था। 76वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार था।
निम्नलिखित में से किस कथन से भारत में राजनीति का जेंडर के आधार पर प्रशासन होने के फलस्वरूप लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने का निरूपण होता है? तो ये जो निरूपण होने का होता है, ऊंची जाति की महिलाओं द्वारा मुक्त क्रांति किया जाना, तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं इसको। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। 77वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। भारतीय विदेश नीति क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीयता और निर्णय की स्वतंत्रता के बारे में सुचिंतितता के साथ पूर्ण रूपेण संलग्न होती है। तो ये बात सही है। वैश्विक द्विध्रुवीय संघर्ष का संरचनात्मक तर्क भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय ध्रुवीयता संघर्ष के रूप में इसे प्रतिबिंबित करता है। तो दोनों सही है, इसका फर्स्ट एंड सेकंड। 78वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, इससे हमें इसको कालानुक्रम हमें सिद्धांत, तो मैं इसको आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका डी ऑप्शन सही था। तो आप इसको मिला सकते हैं आराम से। तो फर्स्ट में सबसे पहले डी ये था, फिर उसके बाद ए आया था। तो आप इसको आराम से मिला सकते हैं, डी ऑप्शन इसका सही था। 79 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, इसको भी हमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था, कौन सा पहले आया और बाद में आया। तो सबसे पहले जो इसके अंदर आई थी सीपीआई आई है, 1925 के अंदर बनी है, आप जानते ही हैं। उसके बाद थी शिवसेना आई थी, फिर भारतीय जनता पार्टी 1980 के दशक में, फिर समाजवादी पार्टी। तो इस प्रकार से इसका मेल था। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही था। 80वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार था, लेवायथन पुस्तक निम्नलिखित अध्याय को सही कालक्रम में व्यवस्थित किया। तो ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसमें काफी डीप क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका सही आंसर था फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। 81वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नांकित में से किस चिंतक ने कहा था कि अमूर्त तथ्य, अभिमत, सुझाव और संदेश जिन्हें औपचारिक माध्यमों से नहीं प्रेक्षित किया जा सकता, उन्हें अनौपचारिक माध्यमों से संप्रेक्षित किया जाता है। तो ये बात किसने करी थी? तो जो इसका सही आंसर था, चेस्टर बर्नार्ड ने ये बात करी थी। तो अनौपचारिक माध्यमों के संप्रेक्षित किया जाता, तो ये बात करी थी चेस्टर बर्नार्ड ने। फोर्थ इसका ऑप्शन सही था। तो 82वां क्वेश्चन था, 82वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये असर्शन और रीजनिंग से संबंधित था। एक मजबूत मूल परिवर्तनकारी सिद्धांत के साथ ध्रुवीकृत बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों के बीच एक व्यापक वैचारिक अंतर होता है। तो ये बात सही है। ध्रुवीकृत बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक गठबंधन व्यवहार्य है। तो ये बात नहीं है, बाकी पहला ही सही था इसका। तो ए सत्य और आर गलत है। तो निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बढ़ते शीत युद्ध की स्थिति में भारत के दृष्टिकोण के बारे में कहा था कि वह एशिया में हमारे पड़ोसी हैं और हमें अनिवार्यता अनेक समान कार्य करने होंगे और एक दूसरे के साथ कार्य करने होंगे। तो ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इसका जो सही आंसर था वो ए ऑप्शन इसका सही था। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही थी। 84वां क्वेश्चन है, आधुनिक पूंजीवाद के संकटों की अवधि का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसको मैं आपको एग्जैक्ट इसका आंसर देता हूँ। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था, तो आप इसको मिला सकते हैं। तो सबसे पहले डी था, फिर उसके बाद बी, फिर सी और ए। 85वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित विधायी अधिनियमों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना था। सबसे पहले कौन सा आया था? ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ रहे हैं, तो आप कहीं भी एग्जाम देने जाए तो जरूर देख के जाए। सबसे पहले सूचना का अधिकार था, फिर उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण, फिर शिक्षा का, फिर उसके बाद लोकायुक्त और लोकपाल और लोकायुक्त, तो सबसे लास्ट में था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इस प्रकार से इसका मैचिंग था। तो इसका बी ऑप्शन सही था। यह किसका कथन है कि यदि जीवन का केवल मात्र एक उद्देश्य होता तो दास और क्रूर जानवर अवश्य ही एक राज्य का निर्माण करते। तो आप जानते हैं दास और इन सब की बात किसने करी है? तो इस बात करी थी प्लेटो ने। तो इसका जो सही आंसर था प्लेटो, बी ऑप्शन इसका सही था, प्लेटो। यह किसने कहा था कि सच्चाई यह नहीं है कि पश्चिमी राष्ट्रवाद के मूल और केंद्र में और संघर्ष की आत्मा और विजय निहित है? तो ये बात करी थी राष्ट्रवाद, पश्चिमी राष्ट्रवाद, इन सब की बात जो करते थे ज़्यादातर वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्याय संगत युद्ध के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो न्याय संगत युद्ध के जो प्रतिनिधित्व करता है वो मुख्य तौर पर जो करता है वो ABC है, अंतिम उपाय के रूप में न्याय, युद्ध का प्रयोजन प्रतिशोध है और युद्ध अनिवार्यता नैतिक रूप से स्वीकार्य लक्ष्यों के आधार पर ही घोषित किया जाना चाहिए। तो जो ये दोनों हैं इन्होंने नहीं माना है। तो इसका जो फर्स्ट ABC इसका सही था। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन ID 554। तो जो इन्होंने माना है
क्वेश्चन ID 554। तो जो इसका सही आंसर है, माफ़ कीजिएगा मुझसे गलती हो गई इसमें, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ACD। अंतिम उपाय के रूप में अंतिम उपाय के रूप में युद्ध अनिवार्यता नैतिक रूप से लक्ष्यों के आधार पर ही घोषित किया जाना चाहिए, और युद्ध के फलस्वरूप होने वाली हानि से अधिकतम लाभ होना चाहिए। तो ये ABC न्याय संगत युद्ध के सिद्धांत के रूप में उन्होंने माना, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 88 वह क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, तो आश्वासन और रीजनिंग संबंधित है ये, तो देख लेते हैं इसको। कौटिल्य के अनुसार भावी आक्रांता अपने राज्यों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में विदेशी नीति की 6 विधियां निम्नलिखित में से किनका प्रयोग करते हैं। तो जो इन्होंने प्रयोग का माध्यम बताया था वो, तो ACD इसका सही आंसर है। मैं एग्जैक्ट आंसर आपको बताता हूँ, ACD इसका सही आंसर है। तो शांति स्थापना, शांत रहना और समर्थन प्राप्त करना, ये विदेशी आक्रांताओं से नीति के संबंध में इन्होंने बात करी थी। अहिंसक स्थिति बनाना, ये बात इन्होंने नहीं कही है। और ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन थे, तो आप देख सकते हैं इसको। और किसी को भी इसका ये जॉन स्टूडेंट मिल के उपयोगितावाद के संदर्भ में आया था, किसी को भी अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकता है, या फिर मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकता है। मैं वहाँ पे उनको प्रोवाइड करवा दूंगा इसके आंसर की भी और ये भी। तो इसका आंसर जो पहले वाले का था, इसका थर्ड ऑप्शन सही था। और तो इसका मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, मैं आपको इसको प्रोवाइड करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, कुछ कमी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।